आज की अगर हम बात करें तो क्या स्थिति है हमारे शहर की? धन्यवाद लवानिया जी। सर्वप्रथम तो जैसा मैं कहूँगा कि कोविड की शुरुआत जिस तरीके से आगरा में मार्च के माह में हुई, प्रथम मरीज आया, तभी से हम लोग लगातार अपने सारे मरीजों को देख रहे हैं। और इस दौरान हमने बहुत पीक्स देखे जब मेडिकल कॉलेज में नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हमारे लगभग 120-130 के आसपास पहुंच गए, जहां पे कि 20 से 25% पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे। ये वो समय था जब सबके हाथ पैर बिल्कुल फूले हुए थे, क्योंकि ये एक बिल्कुल नई तरीके की बीमारी थी। हर किसी के दिमाग में एक भय तरीके से एक्शन देगा, कौन इससे सरवाइव करेगा, कौन इससे जो है ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो सकता है, लोगों की मौत भी हो सकती हैं। तो हमने बुरा वक्त भी देखा, इतने सारे पेशेंट हुए। फिर जून और जुलाई के महीने में नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कम हुए। दोबारा से सितंबर के माह में फिर एक बार पीक गया, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ते बढ़ते 130-135 पहुंच गए थे मेडिकल कॉलेज में। फिर अक्टूबर के माह में, प्रथम माह में पुनः नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कम हुए। और अब जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जो मैं अभी ताज़ा पिछले हफ्ते के बारे में आपको बताता हूँ कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स अब बढ़ रहे हैं। शायद ये मौसम का थोड़ा सा इफेक्ट है कि सर्दियों में जैसे इस वायरस का कहते हैं कि मारक क्षमता और इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है, कुछ उसका इफेक्ट है। कुछ हम अपने त्यौहार वगैरह जो हैं, शायद इसकी वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना ज़्यादा हो रहा है। तो जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है अगले कुछ हफ्तों में, ऐसा लग रहा है कि नंबर ऑफ़ मरीज़ जो पेशेंट हैं वो बढ़ेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। आगरा इस वक्त एक थोड़े से ख़राब ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर आशीष, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। त्योहारों का, फेस्टिविटीज़ का ये जो सीज़न आ रहा है, लोग काफ़ी बेपरवाह से वो चले हैं। डॉक्टर दीप्ति, आप खुद कोविड को आपने फाइट किया, आप जीते भी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका क्या एक्सपीरियंस था? आई मीन, जब आपको हुआ कोरोना तो क्या लक्षण थे और किस तरीके से आपने उसको फाइट किया? मैं ये बताना चाहूँगी कि कोरोना डिफरेंट पेशेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स आ रहे हैं। आपको अपने शरीर में कोई भी अगर चेंज नज़र आ रहा है तो उसको आप ज़रूर नोटिस करें। फटीग, इतनी ज़्यादा फटीग कि आप में बिल्कुल जैसे शरीर में जान ही नहीं है, ऐसी वाली फीलिंग आपको आती है, शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं है। और ज़रूरी नहीं कि आपका गला खराब हो, आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो, पर आपको अगर थोड़ा भी बुखार आ जाए तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए। इसमें क्योंकि कोविड एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, ये पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कर रहा है, तो फीवर को तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं अपना एक्सपीरियंस ये कहूँगी कि इट वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस इन द सेंस, कोरोना शायद आपके बॉडी में टिश्यू लेवल पर शायद हर सेल को इतना अफेक्ट करता है कि आपकी ऑक्सीजनेशन कम हो जाती है। हमें डरना नहीं है, सतर्क रहना है, बहुत अलर्ट रहना है। साथ में हमें इसे लाइटली नहीं लेना है। यदि हमें टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए हमें मेडिसिन लेनी है। मेरा पर्सनल अनुभव है और जो भी मेरे संपर्क में है। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, मैं ये जानना, आपने जैसे बताया कि भाई फीवर है, या देखिए वायरल भी हो रहा है, डेंगू भी फैल रहा है, अभी ये मौसम इस प्रकार का था, बारिश खत्म हुई तो वो बड़ा इन्फेक्शियस मौसम था। तो आज अगर मान लीजिए किसी को बुखार आता है तो क्या सीधे उसे कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए, या खांसी हो रही है या जुकाम हो रहा है तो क्या इमीडिएटली कोरोना का टेस्ट होना चाहिए? या मतलब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या करें? आपको बुखार हो रहा है या गले में हो रहा है, सबसे पहली चीज तो आप करिए, आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए घर में और मेंबर्स से, और फिर आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए। और जो मेडिकेशंस हैं फीवर की, वही आपको लेनी है। यदि वो 2-3-4 दिन परसिस्ट करता है, तब आप अपना कोरोना का जो RT-PCR टेस्ट है वो कराइए, साथ में अपनी लैब्स कराइए। लैब्स भी 3-4-5 हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो CBC है वो डॉक्टर को काफ़ी इंफॉर्मेशन दे देती है कि क्या आप कोरोना की लाइन पर हैं। और फिर आप लैब्स को भी हमें हर चौथे दिन रिपीट कराना है, बिकॉज फीवर आने के बाद 8वें दिन से लेके 12वां-13वां दिन जो है वो बहुत ही क्रूशल होता है। इस पीरियड में जो पेशेंट है वो डिप कर सकता है। नहीं, अगर आपने कहा कि पहले 3-4 दिन आप आइसोलेट कर लीजिए, अपने को ऑब्जर्व करिए। अगर 3-4 दिन में जनरली देखिए, अगर हम जो एक ट्रेंड आगरा में देखने को मिल रहा है, अगर आप किसी डॉक्टर से बात करेंगे तो एजिथ्रोमाइसिन शुरू कर दी जाती है, पैरासीटामोल दे देते हैं खांसी जुकाम और बुखार के लिए। यही 1-2-3 दवाइयाँ हैं जो शुरू कर दी जाती हैं। तो अगर उसके बाद बुखार, अगर फीवर टूट जाता है तो फिर भी क्या पेशेंट को RT-PCR टेस्ट या कोरोना टेस्ट कराना है, या इज ही ऑल राइट आफ्टर दैट? नहीं,
अगर फीवर टूट जाता है और फिर दोबारा आता है, क्योंकि अब टेस्ट की अवेलेबिलिटी है तो करा लेना चाहिए टेस्ट, और अपने लैब्स पर ज्यादा ध्यान दें। जो ब्लड टेस्ट है, सीबीसी है और उसमें सीरम फेरेटिन, सीरम एलडीएच और सीआरपी, ये सब वैल्यूज हैं, ये आप डॉक्टर के उससे ही देख रेख में ही ये सब टेस्ट कराएं, क्योंकि उससे काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। बिल्कुल। डॉक्टर आशीष गौतम, मैं फिर इस पर आता हूँ क्योंकि ये एक बड़ा इस समय यक्ष प्रश्न बना हुआ है हमारे सभी पेशेंट्स के लिए। बीमार बहुत लोग हो रहे हैं, बुखार बहुत लोगों को आ रहा है, और लोग जनरली डरते हैं टेस्ट कराने से कोरोना का। वो मन ये फील होता है कि भाई मैं अगर पॉजिटिव हो गया तो पता नहीं क्या होगा, तो वो कोशिश करते हैं कि हम घर पे रहकर ही दवाइयाँ ले लें और ठीक हो जाए। तो क्या आप एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, क्या करना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए पेशेंट्स के लिए? देखिए, जिस हिसाब से हम मौसम की बात करें, अक्टूबर और नवंबर का महीना है, यदि कोरोना नहीं होता तो इस दौरान अमूमन इन्फ्लुएंज़ा या सीजनल फ्लू वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाता है। तो समस्या ये आ रही है कि हर पेशेंट जो इस वक्त फीवर का आ रहा है, हम उसको इमीडिएटली टेस्टिंग के लिए, कोविड के लिए नहीं भेज सकते, क्योंकि इस हिसाब से हमारे पास में नंबर ऑफ़ पेशेंट्स और नंबर ऑफ़ टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लस नंबर ऑफ़ पेशेंट्स अगर सब एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे तो उनके अंदर आपस में जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, यदि आपको पिछले कुछ दिनों में अमूमन 5 या 6 दिन के अंदर अगर आपको बुखार आया है और आप किसी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं और यदि आपको फीवर आता है, तो ये वो समय है जब आपको तुरंत अपने आप को आइसोलेट करके यथाशीघ्र अपना टेस्ट कोविड का करवा लेना चाहिए, ताकि आपका ट्रीटमेंट और आपकी मॉनिटरिंग शुरू हो जाए। बुखार ना छूटे तो ना, यदि आप पिछले 5-6 दिन के अंदर किसी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में है, जैसे किसी के परिवार में मान लीजिए जी, अगर आपके परिवार में कोई एक शख्स है जो मान लीजिए पॉजिटिव है और आपको 5 या 6 दिन के बाद में आपको भी फीवर आ गया, तो ये राइट टाइम है कि आपको इमीडिएटली टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर घर में एक जने को होता है तो बाकी फैमिली मेंबर्स को भी कराना चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली, ये तो बुखार हो बिल्कुल या ना हो। नहीं, बुखार ना हो तब भी उन्हें करा लेना चाहिए, क्योंकि हाँ, क्योंकि उसमें किस किस को आइसोलेट किया जाना है ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और कब तक आइसोलेट किया जाना है, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है कि सभी को इन्फेक्शन हो गया होगा परिवार में, किसी को हुआ होगा, किसी को नहीं होगा। जिनको इन्फेक्शन हो गया है वो अपने एक तरफ आइसोलेट हो जाएंगे, जिनको नहीं हुआ इन्फेक्शन वो अपने घर के दूसरे हिस्से में आइसोलेट हो जाएंगे। और उसमें किसी की भी तबीयत बिगड़ती है, चाहे सैचुरेशन कम होता है या फीवर बहुत ज़्यादा होता है, कंट्रोल नहीं आता, खांसी इंट्रैक्टेबल होनी शुरू होती है या सैचुरेशन डाउन होता है, तो उसको इमीडिएटली फिर हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए। हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति कब आती है, कब पेशेंट को मतलब ये करना चाहिए कि वो हॉस्पिटल की तरफ जाए? तो बड़ा भ्रम आपने डाले डॉक्टर, अगर आप ये हकीकत है, ये हकीकत है। नेगेटिव है और उसके बाद भी आप कहें आप जी कोविड जी पॉजिटिव हैं, जी, how is that possible? क्योंकि आपका वो आपको इन्फेक्शन होने के कितने दिन बाद हुआ, सैंपल कैसे कलेक्ट हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर डिपेंड करता है, जिसको मेडिकली सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी ये सब कहते हैं। क्योंकि हम तो इतने महीनों से, डॉक्टर साहब इस बात से सहमत होंगे, क्लिनिकल कोविड अपने आप में एक हकीकत है, एक एंटिटी है। और बिल्कुल सीटी के बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट्सएप के किसी भी इंफॉर्मेशन पे या किसी भी जो सोशल मीडिया के किसी इंफॉर्मेशन में आके अपना खुद का ट्रीटमेंट या डॉक्टर की सलाह के बिना ट्रीटमेंट करना बिल्कुल बंद कर दें। ये एक बहुत ख़तरनाक स्थिति है, क्योंकि पेशेंट जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो खुद आके प्रेशर डालते हैं कि नहीं साहब हमारा सीटी स्कैन कराइए, या वो सोते ही अपना जाके सीटी स्कैन करा लेता है। देखिए, सीटी स्कैन बहुत छोटा मोटा टेस्ट नहीं है। एक सीटी स्कैन करने के दौरान आपके अंदर एक नॉर्मल एक्सरे करते, जब हम एक नॉर्मल पेशेंट का एक्सरे करते हैं तो जितना रेडिएशन पे आपको एक्सपोज होता है उससे 400 गुना ज़्यादा एक्सपोजर होता है एक सीटी स्कैन पे। तो अगर आप सीटी स्कैन करा रहे हैं मतलब आपके वो 400 एक्सरेज के बराबर है, जो कि एक अपने आप में खतरनाक स्थिति है। डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं तो पेशेंट क्या करे? डॉक्टर 90% बल्कि मैं कहूँ 99% ऑफ द डॉक्टर्स आर एडवाइजिंग नहीं, ये टेस्ट सीटी है। ये इसमें मैं वैसे थोड़ा सा कहूंगी, है ना, आज की डेट में कोविड की जानकारी जितनी डॉक्टर को है, मरीज को उससे ज्यादा है। उससे डॉक्टर्स नहीं, उससे डॉक्टर्स को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है मैनेज करने में, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा। तो फिर आपका क्या मानना है? फिर क्या करें? देखिए इसके लिए हर चीज़ के लिए एक सेट प्रोटोकॉल है। हर चीज़ के लिए एक सेट प्रोटोकॉल, हर सेट प्रोटोकॉल है। अगर आपको कोविड इन्फेक्शन आने के या कोविड के सिम्टम्स होने के, जैसे मैडम ने कहा कि हर RT-PCR नेगेटिव इज
नॉट 100% श्योर कि ये कोविड नेगेटिव तो है। आप खांसी जुकाम बुखार को फिर आपको कोविड ही बिल्कुल मानेंगे? बिल्कुल, हमें वो मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसमें बैकग्राउंड देखना होगा कि क्या वो पेशेंट का कहीं पर एक्सपोजर की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। और पेशेंट वो तो अभी इट इज वेरी आई मीन इम्पॉसिबल टू, वो कहाँ से बैकग्राउंड बिल्कुल कैसे पता बिल्कुल, ये उसके ये पूछना जरूरी है कि क्या पिछले लास्ट वीक में आप अपने घर से बाहर निकले, कोई बाहर से आपके घर के अंदर आया, क्या आपने अपने आप को पूरा पेपर सिक्योर किया कि नहीं किया। ये जब से पूरा क्लिनिकल से डॉक्टर साहब अब तो कहाँ नहीं, देखिए, नहीं, ये नहीं नहीं, ये चीजें बहुत, ये मैं कहूंगी डॉक्टर्स इस चीज को अपने घरों में अभी भी मेंटेन कर रहे हैं। ये आम पब्लिक के लिए बहुत जरूरी है। फेस्टिव सीजन आ रहा है, हम बहुत चेंज देख रहे हैं। गैदरिंग्स बिल्कुल अवॉइड करनी है, गेस्ट को घर में एंटरटेन बिल्कुल नहीं करना है। हमारे तो जितने कॉन्टैक्ट में डॉक्टर्स हैं, कोई एंटरटेन नहीं करता, हम किसी के नहीं जाते, कोई हमारे यहाँ नहीं आता। मरीज को तो देख ही रहे हैं। नहीं, विद प्रिकॉशन, वो तो प्रोफेशन मरीज की को बात देखे है नहीं ना। नहीं तो फिर कैसे। विद प्रिकॉशन, यहाँ भी हम बैठे हैं, नहीं तो सब जगह मास्क पहन के बिल्कुल। देखिए, सीटी स्कैन का जो प्रोटोकॉल, सेट प्रोटोकॉल्स, उसमें यह है कि यदि आप एक हफ्ते तक आपकी कंडीशंस ठीक नहीं रहती है कोविड इन्फेक्शन होने के बाद में, आपको लगातार फीवर आ रहा है, लगातार खांसी चल रही है, आपका सेचुरेशन डाउन चल रहा है, तो सीटी स्कैन कराना पहले हफ्ते में ही बहुत मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि वो हमें ये एग्जैक्टली बताता है कि लंग्स में कितना डैमेज हुआ है, क्या हमें इसे हॉस्पिटलाइज करना है, क्या हमें किसी एंटीवायरल थेरेपी। After being detected को मतलब वो ये कंफर्म होने के बाद कि आपको हाँ कोविड जी, है। हाँ जी, हाँ जी। टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। अगर आपका फीवर 4-5 दिन परसिस्ट कर रहा है तो सीटी चेस्ट में भी फाइंडिंग्स आ जाती हैं। मतलब 4-5 दिन तो आदमी को देखना चाहिए ना कि मतलब हाँ, ऑब्जर्व क्या- करना, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल उसके- बिल्कुल उसके बाद ये सारा बिल्कुल, ये बात फैक्ट है कि 4-5 दिन पहले आप ऑब्जर्व करिए। लेकिन अगर ये 4-5 दिन के अंदर कोविड बहुत तेजी से उसके अंदर बॉडी में फैल रहा है और उसका सेचुरेशन डाउन होना शुरू हो गया है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको उसी वक्त सीटी स्कैन करा लें। और अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो आप सीटी स्कैन छोड़िए, आपको किसी एक्सरे की भी आवश्यकता नहीं है, किसी ब्लड टेस्ट की, हल्का फुल्का सर्दी जुकाम करके वो निकल जाएगा। आपको किसी भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट। सीबीनेट मशीन डॉक्टर साहब क्या वो है? ट्रूनेट का ही एक दूसरा वर्जन है, सीबीनेट मशीन है। ट्रूनेट की टेक्नोलॉजी सीबीनेट से ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा सेंसिटिव है और ज़्यादा एक्यूरेट बताता है हमें। सीबीनेट हॉस्पिटल्स में हो रहा है या नहीं, सारे हॉस्पिटल, सीबीनेट केवल मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो रहा है। ट्रूनेट एग्जैक्टली जो है, ट्रूनेट? जी, ट्रूनेट मशीन है वो। सीबीनेट ट्रूनेट इज एडवांस्ड वर्जन ऑफ सीबीनेट ही मान के चलिए। ओके ओके। तो अब स्थिति ये है कि डॉक्टर साहब मरीज लगातार, आपने कहा कि अब थोड़ा सा खतरनाक पीरियड आ रहा है, फेस्टिविटीज का टाइम है और आगरा में भी ट्रेंड कुछ इस प्रकार का हो रहा है कि कुछ आपको लग रहा है कि पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। तो अब आप क्या एडवाइस कर रहे हैं कि क्या आपको सावधानियां बरतनी है? मास्क तो लगाना ही है, उसके अलावा आपको और क्या सावधानियां बरतनी है? देखिए, मास्क लगा कर ही आप अपने आप को और अपने परिवार को और अपने सारे जान पहचान के लोग जिनसे आप मिल रहे हैं उनको आप बचा सकते हैं। आप शायद आप यंग हों, अगर आपकी उम्र ठीक है, आप यंग हैं, आपकी हेल्दी सिचुएशन है, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो आप कोविड को बहुत आसानी से बीट कर सकते हैं। लेकिन शायद आपके परिवार में ही कोई बड़ा बुजुर्ग है या किसी को डायबिटीज़ है या छोटे बच्चे हैं या गर्भवती महिला है, आपको शायद कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आप बाहर निकलकर या बाहर से इन्फेक्शन अपने घर में फैला सकते हैं और आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके घर का कोई शख्स जो है इससे शायद बहुत बुरी तरीके से ग्रसित हो, उसे भर्ती भी करना पड़े और शायद हो सकता है कि वो कोविड के जो है घातक प्रहार से जो है बच भी ना पाए। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि घर के बाहर निकलने वाले ज़्यादातर अमूमन यंगस्टर्स लोग ही होते हैं, यंगस्टर्स ही जो हैं वो घर में कोविड को लेके आते हैं और बाकी लोगों को फैलाते हैं। इसलिए ये नैतिक जिम्मेदारी आप ही की है कि यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं तो जाते वक्त मास्क हो, लौटते वक्त मास्क हो, लौटने के बाद अपने आप को प्रॉपर आपके अपने हाथ को वॉश करिए। घर में आते ही किसी से आपको मिलना नहीं है, सबसे पहले आप अपने कपड़े जो है साइड में कर दिए। यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने हाथ को प्रॉपर वॉश करने के बाद ही आप कोशिश करें कि घर के किसी सदस्य से मिलें या किसके पास जाएं। और अगर आपको ज़रा सा भी कोई लक्षण लगता है, फीवर है या किसी भी तरीके का होता है, तो सबसे पहले आप अपने आप को घर में एक आइसोलेट कर लें। एटलीस्ट साथ में बैठ के किसी के साथ खाना ना खाएं, क्योंकि वही एक टाइम ऐसा होता है जिसमें आदमी सबसे क्लोज बैठता है। और दूसरा चीज़ होता है जब आप बेडरूम शेयरिंग करते हैं कि एक ही कमरे में बच्चे भी सो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं या कोई और सो रहा है, कोशिश करें कि अपने आप को उनसे कम से कम 10-12 फीट या सेपरेट कमरे में सोएं, जिससे कि रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन घर के अंदर बहुत कम हो जाए। तो मास्क कैन मतलब अगर कॉटन मास्क है तो वो वॉश करके आप दोबारा यूज कर सकते या हैं। कॉटन मास्क जो हैं, जिनको कि ट्रिपल लेयर कॉटन मास्क हम लोग जो आजकल अवेलेबल हैं, वो मेडिकली ऑल्दो उनका कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि ये आपको बचाएगा, लेकिन चूंकि अब सर्जिकल मास्क की शायद कुछ केसेस कमी है या लोग पहनना नहीं चाहते सर्जिकल मास्क, तो शायद कुछ हद तक ये सिंपल कॉटन मास्क जो प्रॉपर किसी अच्छी मेडिकल फर्म द्वारा बनाए गए हैं,
उसको इस्तेमाल करने से आप अपने आप को कुछ हद तक बचा सकते हैं। सड़क पे मिलने वाले ये फैशनेबल मास्क, पतले कपड़े के मास्क, ड्रेस से मैच करते हुए मास्क, रोड साइड बिकने वाले वो जालीदार मास्क, ये सिर्फ कहने के लिए मास्क हैं। सीरियसली इनसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनको आप बार बार नीचे करते हैं, हाथ लगाते हैं, तो वो आप अपने लिए एक कहते हैं कि गलत एक उसमें आप अपने उसमें आइडिया में है कि नहीं मैं अपने आप को बचा रहा हूँ, उनसे आइडियली आपको किसी तरीके का कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। डॉक्टर दीप्ति, जनरली एक पेशेंट को कोविड हो जाता है या घर पे आइसोलेटेड है या हॉस्पिटल में एडमिटेड है, तो लगभग कितने दिन तक बुखार जनरली रहता है पेशेंट्स को, या क्या इसका आपने जो क्या ऑब्जर्व किया है? ये भी बहुत वेरिएशन है इसमें। यूजली पेशेंट्स का तीसरे चौथे दिन टूट जाता है, कईयों का लंबा चलता है, कितना लंबा ट्रीटमेंट 8-10 दिन तक, 8-10 दिन बुखार रहता है? और कईयों का 8वें-10वें दिन टूटने के बाद तीसरे हफ्ते फिर आ जाता है। तो ये बहुत ही वेरीड पैटर्न है, पर 3-4-5 दिन से ऊपर यदि आपका परसिस्ट कर रहा है तो आप डॉक्टरी सलाह में तो आपको रहना ही है निश्चित। तो वो दवाई ऐड करते हैं, जो स्टेरॉइड दिया जा रहा है उसका राइट टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग अपने मन से ही डे 1 फीवर आने पे ही स्टेरॉइड खा ले रहे हैं, और उसके बाद जब असल में दिक्कत आ रही है कोविड के मरीज को 8वें या 12वें दिन, तब डॉक्टर के लिए उसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सर, अभी आप ये भी बता रहे थे कि आप पेशेंट को कोविड नेगेटिव हो जाता है, लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशन उसके बाद भी बनी रहती है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत उसके बाद भी होती है, तो ये लगभग कितने पेशेंट्स में ऐसा देखने को मिल रहा है? कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कर रही है, बॉडी के हर ऑर्गन को वो इफेक्ट कर रही है। तो नेगेटिव होने के बाद भी ड्यूरिंग वो पीरियड जब वायरस आपकी बॉडी में था, उसने कहाँ कहाँ डैमेज कर दिया, उसको रिकवरी हील होने में बहुत लंबा टाइम भी लग सकता है। पोस्ट कोविड सिंड्रोम अपने आप में एक एंटिटी के रूप में इस्टेब्लिश हो चुका है। पोस्ट कोविड पेशेंट्स अप टू 6 मंथ्स भी ले रहे हैं रिकवर होने में। कईयों जिनकी चेस्ट डैमेज हो गई है और लंग्स में फाइब्रोसिस आ गया है, बहुत पेशेंट्स ऐसे हैं जो घर पर ऑन ऑक्सीजन हैं सिंस फ्यू मंथ्स। अब वो कब तक ठीक होंगे, दिस टाइम विल टेल। डॉक्टर आशीष, मेडिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो लगातार देखिए पिछले 8 महीने से अलग अलग ट्रायल्स हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, और कुछ दवाइयाँ हम आईसीएमआर कह रहा है कि ज़रूरत नहीं है। प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो अभी बीते 1-2 दिन से ये बात हो रही है कि आईसीएमआर ने कहा है कि प्लाज्मा इज़ नॉट सक्सेसफुल और उसको डिसकंटिन्यू करेंगे। आगरा में हम लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट्स को? देखिए, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में सबसे पहले मैं बताता हूँ, क्योंकि उसी को लेके काफ़ी ज़्यादा भ्रम की स्थिति है। प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाले मेडिकल कॉलेज में शायद पूरे उत्तर प्रदेश में एसएन मेडिकल कॉलेज प्रथम कॉलेज था जिसने प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट की। जो आईसीएमआर का ट्रायल था हमारा, उसी में हम लोगों ने प्लाज्मा थेरेपी में कुछ पेशेंट्स में दिया था। इनिशियली हमें लगा कि कुछ पेशेंट्स में रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं, बट ओवरऑल जब इंडिया के लगभग 400 सेंटर्स पे प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद में ओवरऑल जब कलेक्टिव डाटा हमारे पास में इकट्ठा हुआ, तो ये मालूम पड़ा कि प्लाज्मा थेरेपी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी देने के लिए बहुत खास ही इंडिकेशन है जो पेशेंट माइल्ड टू मॉडरेट सिक हैं और समय पे हमारे पास में पहुंच जाते हैं। अमूमन सैचुरेशन जिनका डाउन होना शुरू होता है 90-92% पहुंच जाता है शुरुआत के 1 हफ्ते के अंदर। प्लाज्मा थेरेपी यदि उस समय पर दी जाए तभी कुछ हद तक बेनिफिट करती है। एक जनरल यूज़ प्लाज्मा थेरेपी का चाहे हर पेशेंट में, या वो पेशेंट जिसको सिम्टम्स नहीं है उसे प्लाज्मा थेरेपी देना, या जो पेशेंट सीवियर सिक है वेंटिलेटर पे पहुंच गया है, उसमें प्लाज्मा थेरेपी का कोई भी रोल नहीं है। नंबर 2 पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो स्टेरॉइड्स को लेकर है, जितना बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति है कि लोग कहते हैं कि पहले दिन गए जाके दुकान से मेडिकल स्टोर से ओवर द काउंटर जो है स्टेरॉइड लेके आए, अलग अलग डॉक्सीसाइक्लिन ये, इसका प्रयोग करना ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। स्टेरॉइड आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को, आपके रोग की मारक क्षमता को कम करता है। उसको देने का एक निश्चित समय होता है कोविड में, जब हम देखते हैं कि एक साइटोकाइन स्ट्रॉम नाम की एक स्थिति होती है जिसमें कि बॉडी के अंदर आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो आपको डैमेज करने लगता है। स्टेरॉइड का इस्तेमाल केवल तभी किया जाता है और वो भी मात्र 5 से 6 दिन के अंदर। इससे ज़्यादा लंबे समय तक और एक सही मात्रा में, ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड भर के किसी को दे दिया, जम के स्टेरॉइड दे दिया, एक सही मात्रा में और एक सही निश्चित समय पर और निश्चित समय के लिए ही स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे ज़्यादा, इससे पहले या इसके आगे पीछे इस्तेमाल करना यह आपकी बॉडी को और डबल नुकसान कर सकता है, वायरस को और ज़्यादा एग्रीवेट कर सकता है आपकी बॉडी में। इसलिए ओटीसी किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले बिल्कुल अपने आप को सावधान रखिए, बिना डॉक्टर की सलाह के न लें। पेशेंट को जैसे डॉक्टर
डॉक्टर जनरली फोन पे भी आप एडवाइस दे रहे हैं, तो अगर आप बताना चाहेंगे पेशेंट को जो होम आइसोलेटेड हैं जी एंड दे आर पॉजिटिव, जी तो उनको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, व्हाट आर द मेडिसिन दैट होम आइसोलेशन वाले पेशेंट्स को सिर्फ केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के तौर पे, यदि आपको फीवर आ रहा है तो आप फीवर की टैबलेट के तौर पे पैरासीटामोल की टैबलेट लीजिए। अगर आपको वॉमिटिंग आ रही है तो डोमेस्टाल या अन्य तरीके की जो उल्टी की दवाई हैं वो लीजिए। अगर आपके सर में दर्द है तो उसके लिए अलग तरीके की दवाई है, या कोई भी और प्रॉब्लम्स आती है तो उसका गला टोटल, खराब है हाँ तो जी, एंटीबायोटिक? तो हर गला खराब होने पे एंटीबायोटिक एडवाइस नहीं की जानी चाहिए। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि एंटीबायोटिक का मिसयूज़ करने से आप अपनी बॉडी में उसी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बना लेंगे, तो शायद आपको जब उसकी ज़रूरत होगी तब वो शायद आपके ऊपर काम ना करे। तो एंटीबायोटिक स्पेशली एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एवर्मेक्टिन, इन सब का इस्तेमाल जब तक आपको डॉक्टर सलाह ना दे तब तक आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसके लिए डॉक्टर साहब ये कहा जा रहा था कि आइवरमेक्टिन डे 1 शुरू कर देना चाहिए, या आइवरमेक्टिन तो शायद आप लोगों को भी दी जाती है ऐसा जिसकी- आइवरमेक्टिन के लिए भी जो इनिशियली जो ट्रायल्स आए थे कि आइवरमेक्टिन का प्रोटेक्टिव रोल है, अगर हम इसको 15 दिन में एक बार लेते हैं एक निश्चित मात्रा में, तो ये कोविड से हमें प्रोटेक्ट करता है। बट लेटर ऑन काफ़ी सारी स्टडीज़ और काफ़ी सारे रिजल्ट्स देखने के बाद में भी ये महसूस हुआ है कि आइवरमेक्टिन का भी अपने आप में कोई प्रोटेक्टिव रोल नहीं है। वी हैव अ गुड नंबर ऑफ पेशेंट, हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट हैं जो बहुत ईमानदारी से आइवरमेक्टिन ले रहे हैं, और उसके बावजूद भी इनफैक्ट मेडिकल कॉलेज में जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था, हमने सबको HCQ प्रोफाइलैक्सिस स्टार्ट करी, आइवरमेक्टिन हम लोगों ने स्टार्ट करी। बट क्या हम अपने स्टाफ को, जो हमारा मेडिकल स्टाफ है, हमारे क्लास 4 एम्प्लॉयज़ हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, सिस्टर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, सीनियर कंसल्ट डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट, मान लीजिए एक ग्रुप है जहाँ पर कि 10 परिवार में 10 लोग हैं, जिसमें से 8 लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, तो वो बचे हुए 2 लोग जो हैं उन लोगों के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन वो 8 लोग बाहर से कहीं से लेके ही नहीं आ पाएंगे घर के अंदर। तो हर्ड इम्यूनिटी को जब हम पूरे देश की बात करते तो अब 80% लोगों को उसके लिए पॉजिटिव होकर नेगेटिव होना ज़रूरी है। 30 लाख में से अगर 80% हम कैलकुलेट करें तो लगभग ऐसी सिचुएशन आना नियर टू असंभव है, क्योंकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है और अगर हम कोविड की केस फैटेलिटी को अगर वर्ल्ड वाइड या इंडिया वाइड भी कैलकुलेट करते हैं, अगर मात्र 1% भी केस फैटेलिटी है, तो सोचिए कि इतने सारे लोगों के इन्फेक्शन होने के बाद कितनी मौतें हो चुकी होंगी। तो हर्ड इम्यूनिटी इसका समाधान हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कई सारी जानों की कीमतें चुकानी होंगी। तो शायद वो भारत जैसे देश में देश नहीं के भी हो लिए ये सकता है। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए अभी इस भुलावे में बिल्कुल ना रहें। वैक्सीन्स भी जो हैं वो अभी काफ़ी रिसर्च में अंडर ट्रायल प्रोसेस में हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ की वैक्सीन्स अंडर ट्रायल हैं। कितना समय है डॉक्टर वैक्सीन? अभी इस बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वैक्सीन की जो इनिशियली वर्ल्ड वाइड जहाँ जहाँ भी ऑक्सफोर्ड्स में या सैनोफी ने जितनी भी ट्रायल किए हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसी भी तौर पे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आए इनिशियली, जिसकी वजह से उन्हें रोक दिया गया। तो उनके मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं, और एक संभावना कामयाब नहीं रहे और उनको सेकंड लॉकडाउन के लिए जाना पड़ा। तो वही मैं डॉक्टर साहब की बात से, हाँ, जैसे यूके में सेकंड वेव आ चुकी है, और भी कई कंट्रीज में है, यूएस में भी है। हमें इंडिया में सेकंड वेव को बिल्कुल अवॉइड करना है, और वो आम जनता ही कर सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमें किसी बुलावे में नहीं रहना है, ना हर्ड इम्यूनिटी के, ना वैक्सीन में अभी समय है, और जागरूकता और आपके द्वारा सबसे पहली जो लाइन ऑफ डिफेंस आपका मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इसका हमें विशेष ध्यान देना है।